गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 7 है। मान लीजिए कि ए बराबर समुच्चय में 1 2, बी बराबर 1 2 3 4 और सी बराबर दिया हमारा 5 6 तथा डी बराबर दिया 5 6 7 8। तो सत्यापित कीजिए कि इसका पहला क्वेश्चन है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी एक ब्रैकेट में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एक ब्रैकेट में ए क्रॉस सी, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें हमको प्रूव करना है। इतना दिखाना है कि दोनों की वैल्यू बराबर है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या प्रूव करना है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय, यानी हमको ये दिखाना है कि ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ए बराबर जो जो दिया हमारा, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है और डी की वैल्यू दी। ए बी सी डी की वैल्यू दी है, हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमको इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन सी है तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। तो बी की भी वैल्यू मालूम है और सी की वैल्यू, और इंटरसेक्शन निकालना हमने बताया था आपको। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही वैल्यू हमारी होती है। इनमें दोनों में देखेंगे कोई हमारा कॉमन नज़र आ रहा है, नहीं, कोई भी नहीं कॉमन है, इसलिए क्या आया हमारा 5 आया। अब उसके बाद हमको निकालना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो क्रॉस है क्रमिक गुणन पढ़ रहे हैं ना, समुच्चय का क्रमिक गुणन वही है। तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारी 5, ए क्रॉस 5, यानी इसका रिजल्ट क्या आता है 5 आता है। इसका वो करेंगे, कार्तीय गुणन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 ही आएगा, क्योंकि एक भी समुच्चय यदि रिक्त है तो उसका टोटल कार्तीय गुणन भी क्या होता है, रिक्त ही आता है। तो ये हमारा 5 आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमारा निकालना है क्या है, ए क्रॉस बी निकालना है और ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी हमने कार्तीय गुणन निकाला, कार्तीय गुणन निकालना भी हमने आपको बताया था 2.1 के शुरू के क्वेश्चन में। तो 1 2 दिया है, ए की वैल्यू क्रॉस बी की वैल्यू 1 2 3 4 है, लिख लिया हमने। कार्तीय गुणन यदि ये पहला आया है तो इसका दूसरा घटक होगा, इसका पहला घटक ये होगा तो दूसरा घटक इससे लेंगे, ये हमने बताया था। अब स्टार्ट करते हैं, इसका कार्तीय गुणन क्या होगा। यहाँ पर पहला घटक 1 लिया तो ये सब सारे इसके साथ आएंगे, 1 के साथ 1 आएगा, फिर 1 के साथ 2 भी आएगा, 1 के साथ 3 भी आएगा, 1 के साथ 4 भी आएगा, कर लिया हमने। अब उसके बाद 2 आया, 2 पहला घटक होगा, 2 के साथ 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इसी तरह आएगा। तो हमने यहाँ पर कर दिया, 2 के साथ 1 2 3 और 4 आ गया, यही हमारा कार्तीय गुणन होता है। इसी तरह ए क्रॉस सी निकालना है हमको, ए की वैल्यू लिख दिया, क्रॉस लगा दिया, सी की वैल्यू लिख दिया। अब इसमें पहला घटक ये है, दूसरा घटक ये दोनों बनेंगे, फिर इसमें पहला घटक ये है, दूसरा घटक ये दोनों बनेंगे। तो हमने 1 के साथ 5 भी है, 6 भी है, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। इसी प्रकार 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6 है, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6। एक राशि निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है ना राइट हैंड साइड में। तब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, कुछ कॉमन है इसमें, सब दोनों अलग अलग ही है, इसलिए इसका भी क्या इंटरसेक्शन 5 आएगा। इक्वेशन 2, तो परिणाम 1 और 2 से हमारा क्या निकलता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी एक ब्रैकेट में इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यानी दोनों की वैल्यू क्या हमारी इक्वल है, हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, हमको ए क्रॉस सी निकालना है, तो ए क्रॉस सी हमने निकाल लिया। जैसे कार्तीय गुणन क्या करते हैं ना, पहले इसका आया लेते हैं, फिर दूसरा घटक इसका होना चाहिए, फिर पहला घटक इसका होना चाहिए, दूसरा घटक इसका, हमने कर लिया। 1 के साथ 5 और 6 आएगा एक बार 2 के साथ भी 5 और 6 आएगा, कर लिया हमने। अब उसके बाद बी क्रॉस डी इसी प्रकार निकाल लिया, बी क्रॉस डी, तो 1 के साथ 5 6 7 8 आएगा, 5 6 7 8 कर लिया 1 के साथ। फिर 2 के साथ भी 5 6 7 आएगा, 2 के साथ भी 5 6 7 8 आ गया, आया ये। अब उसके बाद 3 के साथ भी 5 6 7 8 आएगा, तो 3 के साथ भी हमने ले लिया, 3 के साथ 5 6 7 8। फिर इसके बाद बचा 4 के साथ भी 5 6 7 8 आएगा, तो 4 के साथ भी 5 6 7 और 8 हमारा आ गया, यही हमारा कार्तीय गुणन है। अतः स्पष्ट है कि ए क्रॉस सी के सभी घटक बी क्रॉस डी में। अब देख लो आप, ए क्रॉस सी का हमारा ये आंसर आया 1 5 1 6, तो इसको देखेंगे इसके अंदर बी क्रॉस डी के अंदर है कि नहीं, 1 5 भी है, 1 6 भी है और 2 5 2 6, 2 5 और 2 6 है, यानी सारे घटक इसके अंदर आ जा रहे हैं, इसलिए ये इसका
उप समुच्चय, यही हमें प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस सी या बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि ए क्रॉस सी के सारे घटक क्या हैं, बी क्रॉस डी में हैं। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। मान लीजिए कि ए बराबर दिया है समुच्चय 1 2 और बी बराबर 3 4 दिया है समुच्चय में। तो ए क्रॉस बी लिखिए और ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे, उनकी सूची बनाइए। अब ए क्रॉस बी हम निकाल लेते हैं कार्तीय गुणन। ए क्रॉस का मतलब क्या है, कार्तीय गुणन है। तो जैसे ऊपर निकाला हमने वैसे निकाल लेंगे। पहला घटक 1 होगा तो इसके साथ 3 और 4 होगा, 3 और 4 आ गया। पहला घटक 2 होगा तो दूसरा घटक 3 और 4 होगा। पहला घटक 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 आ गया हमारा। और यानी ए क्रॉस बी क्या है, अवयव की संख्या टोटल कितनी है, 1 2 3 4 4 है। यानी ए क्रॉस बी हमारा क्या हो गया, कार्तीय गुणन की संख्या कितनी है, 4 है। अब उसके बाद इसमें कितने उप समुच्चय हैं ये देखना है, तो आगे देखते हैं हम। ए क्रॉस बी के उप समुच्चय की संख्या क्या हो जाती है, 2 पर n होता है सूत्र, तो 2 पर क्या हो जाएगा, 4 घात। जो हमारा 4 यानी ए क्रॉस बी हमारा 4 आया है तो 2 पर क्या उसके 4 लिख देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 16 आएगा। अब हम कैसे बनाते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय बनाना हमने आपको बताया था समुच्चय वाले चैप्टर में, आप एक बार देख लो। तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चय क्या होंगे। ए क्रॉस बी हमारा ये आया था, ए क्रॉस बी ये आया है। पहले एक एक घटक ले लेंगे दोनों का, फिर 2 2 बनाएंगे, 2 2 का ग्रुप बनाएंगे, फिर 3 3 का बनाएंगे ग्रुप, ठीक है। तो देखो पहला आया 1 3, फिर 1 4 2 3 2 4 अलग अलग आ गया। फिर इसके बाद एक एक का बना, फिर अब 2 2 का बनेगा, देखना 1 3 1 4, 1 3 के साथ 2 3 आएगा, आगे जाएंगे पीछे नहीं आएंगे। 1 3 के साथ 2 3 आया एक साथ, फिर 1 3 के साथ 2 4 आ गया। फिर इसके बाद 1 4 बचा, 1 4 के साथ 2 3 आएगा, यानी एक क्रम आगे जाता जाएगा। फिर 1 4 के साथ 2 4 आएगा, अब फिर बचा हमारा 2 3, 2 3 के साथ 2 4 आएगा। अब 2 4 के बाद अब क्या 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। पहले 1 का जोड़ा बनाया, फिर 2 का जोड़ा बनाया, फिर 3 का। और पीछे वाले को नहीं लेंगे, जब एक बार एक अवयव ले लेते हैं उसके आगे वाले को लेंगे, पीछे वाले को नहीं लेंगे। अब उसके बाद 3 3 का बनाएंगे, 1 3 1 4 2 3, फिर 1 3 1 4 2 4, और फिर उसके बाद 1 4 2 3 2 4, फिर 2 3 2 4 1 3। और 5 जो होता है सबका उप समुच्चय होता है, इसलिए 5 तो आएगा ही। और लास्ट में जितना हमारा दिया है ए क्रॉस बी सारा आ जाएगा, यही हमारा, यानी 4 है। पहले 1 का 4 अवयव दिया है तो पहले 1 का बनेगा, फिर 2 का जोड़ा बनेगा, फिर 3 का जोड़ा बनेगा, और 5 तो रहेगा ही। फिर लास्ट में यदि 4 है तो चारों का लिखेंगे लास्ट में, तो वो अवयव आएगा ही। यही हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। मान लीजिए कि ए और बी 2 समुच्चय हैं, जहाँ n बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, और nb बराबर 2 दिया है। यदि x1 y2 z1 ए क्रॉस बी में है तो ए और बी को ज्ञात कीजिए, जहाँ x y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं। n बराबर 3 दिया है हमारा, nb बराबर 2 दिया। तो यानी ए क्रॉस बी है, यानी इंटू nb होता है, सूत्र हमने बताया आपको। तो 3 इंटू 2 करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ गया। यानी ये क्या है, सारे हमारे ए क्रॉस बी के घटक हैं, दिया हुआ है, हमने लिख लिया। तो इसी तरह पहला घटक किस में होगा, ए में होगा, और दूसरा घटक बी का होता है, हमने बताया था आपको, अभी सवाल भी हल किया। पहले घटक पहले वाले अवयव में से आता था, दूसरा घटक दूसरे वाले में से आता था। तो एक्स वाई और जेड किस में बिलोंग करेगा, ए में, और 1 और 2 किस में बिलोंग, 1 2 बार रहते, एक ही बार लेंगे, समुच्चय में हम एक ही बार लेते हैं ना, तो 1 2 बिलोंग करेगा बी में। अतः हमारे ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई जेड समुच्चय में, और बी की वैल्यू 1 और 2। यही हमारा आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी हैं। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। यानी ए क्रॉस ए में कितने हैं, 9 अवयव थे। एन ए क्रॉस ए बराबर 9 अवयव, इसको हम 3 पर 2 लिख सकते हैं। यानी एन ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा,
3 आ जाएगा। एक में कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। यहाँ से हमारा मालूम पड़ गया। अब ये दिया हुआ है कि ये क्या है? एक क्लास एक में बिलोंग कर रहा है, अवयव है तो यानी बिलोंग करेगा। -1 0 और 0 1 क्या एक क्लास ए में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -1 भी बिलोंग कर रहा है ए में, 0 भी बिलोंग कर रहा है, 1 भी ए में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दोनों ए दिया है इसलिए दोनों एक ही समान हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं यानी बराबर 3 हमारा मालूम है, ऊपर हमने अभी ज्ञात किया। तो ए बराबर क्या आ रहा है? -1 0 और 1 तीनों अवयव आ रहा है, यानी हमारा प्रूफ हो गया कि यानी में कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। अब एक क्लास ए के शेष अवयव ज्ञात करना है। तो एक क्लास ए का मतलब ए, ये ए इंटू फिर वापस से ये 3 अवयव, ये 3 अवयव, जैसे गुणा करना हमने बताया था वैसे आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? -1 1, आपको गुणा करके ऐसे गुणा करके देखना पड़ेगा। देख लो, एक क्लास ए दिया हुआ है तो हमने आपको डायरेक्टली बता दिया -1 0 1 क्रॉस -1 0 1 ए। अब -1 को गुणा -1 में होगा। जो अवयव दे दिया है ना, 2 अवयव, इसको छोड़ के बाकी जो अवयव बचे हैं हमने लिख दिया। ये करना है आपको। पहला इसका होगा, दूसरा अवयव इसका होगा, इसका पहले सारे के साथ होगा, फिर 0 का भी सारे के साथ होगा, 1 का भी सारे के साथ होगा। तो यही हमारा आंसर है -1 1 -1 -1। जो अवयव दिया है उसको नहीं लिखा गया, इसमें शेष अवयव लिखा गया। 0 -1 0 0, 1 -1 1 0 और 1 1। यही हमारा आंसर है। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा 2.1 ख़त्म हो गया और 2.2 के लिए कुछ सूत्र हैं, तो आप उसको देख लो। आप संबंध होता क्या है? किसी अरिक्त समुच्चय ए से, अरिक्त का मतलब जिसमें अवयव हो, ऐसा नहीं कि वो रिक्त हो, कुछ न कुछ अवयव हो। तो किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। यानी कोई अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध क्या होता है? हमारा कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। यानी प्रथम और द्वितीय घटक, हमने बताया था ये पहला अवयव जो लेते हैं वो प्रथम घटक होता है और दूसरा अवयव जो लेते हैं वो द्वितीय घटक होता है, उसको बोलते हैं। तो यानी ये उसके बीच संबंध स्थापित करता है। और द्वितीय घटक प्रथम घटक का क्या होता है? प्रतिबिंब कहलाता है। यानी जो दूसरा घटक होता है हमारा, पहला घटक जैसे हमने ए और बी लिया है, तो इसमें पहला घटक ए है, दूसरा घटक बी है। तो जो दूसरा घटक है यानी द्वितीय घटक है वो प्रथम घटक का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरा घटक क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। और संबंध क्या है? ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है कार्तीय गुणन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला नोट्स है, नियम है आपका। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर, संबंध को आर से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। यानी समुच्चय जो हमारा कार्तीय गुणन दिया होता है तो उसमें जो प्रथम संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटक, यानी संबंध आर दिया है, ए से बी में संबंध आर है, तो उसके क्रमित युग्म के प्रथम घटक को क्या बोलते हैं? हम प्रांत बोलते हैं। यानी ये हमारा क्या होता है? प्रांत होता है, ये ध्यान रखना, प्रथम घटक। अगला नियम क्या है हमारा? समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर, आर क्या हमारा यहाँ पर आर को संबंध से डिनोट कर देते हैं। संबंध को हम किससे डिनोट करते हैं? आर, रिलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। यानी प्रथम घटक हमारा प्रांत कहलाता है और दूसरा घटक क्या कहलाता है? परिसर। ये ध्यान देना, आप लोग के टेस्ट में भी आया रहा होगा। और प्रांत और समुच्चय बी संबंध आर का, जो समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत भी कहलाता है। समुच्चय बी जो होता है वो सहप्रांत कहलाता है। और परिसर और सहप्रांत में क्या संबंध होता है? परिसर उप समुच्चय इक्वल टू सहप्रांत होता है। ठीक है, अगला नियम है, किसी समुच्चय ए से, ये भी आपके टेस्ट में आया था, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या, ये नियम है, ये आपको ध्यान रखना पड़ा।
संबंधों की कुल संख्या A क्रॉस B के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। यदि Na बराबर P और Nb बराबर Q तो Na क्रॉस B बराबर PQ और संबंधों की कुल संख्या क्या होती है 2 पर PQ होती है। यानी Na बराबर P है और Nb बराबर Q है तो Na क्रॉस B बराबर PQ होता है और संबंध की कुल संख्या कितनी होती है 2 पर PQ होता है। ये सब सूत्रों का यूज आपके 2.2 में होगा। ओके।